Good morning to all students. Today we will discuss chapter 2, collection of data. As you know that there are 5 steps in statics. The first steps is collection of data. What do we mean by collection of data? Data is a collection of facts and measurement. Data is a tool which helps in reaching a sound conclusion by providing information. Therefore, इसमें ये क्या कहना चाहता है कि अपना जो फर्स्ट स्टेप्स होता है किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए स्टैटिकल से रिलेटेड, उसके 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में क्या आता है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा और फिफ्थ होता है फाइनल रिपोर्ट और इवेल्युएशन ऑफ डाटा। जो अपना फर्स्ट स्टेप है ये कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें क्या करते हैं? कलेक्ट करके लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन को। डाटा कलेक्ट करने के लिए आते हैं, लेके आते हैं। इसमें पहले क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ डाटा, कि हमारे पास डाटा कहाँ कहाँ से आ सकता है। बेसिकली इट्स कैन बी आल्सो क्वेश्चन दैट इट इज आल्सो टाइप ऑफ डाटा। देर आर प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और सोर्स ऑफ डाटा मीन्स कहाँ कहाँ से हम डाटा लेके आ सकते हैं। इसके सोर्स हैं प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है? देर आर 2 टाइप ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? इट इज़ फर्स्ट हैंड डाटा। प्राइमरी डाटा इज फर्स्ट हैंड डाटा, इट मीन्स यू कलेक्ट फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, आपने ना फर्स्ट टाइम आप रिसर्च कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम किसी प्लेस पे गए, आपने खुद अपने वहाँ प्लेस पे जाके, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आपने जो डाटा कलेक्ट किया है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक, इसमें ओरिजिनल डाटा होता है जिसमें खुद जाना पड़ता है, अपनी आंखों से देखा, वहाँ पे प्लेस पे गए और इंसिडेंटल प्लेस पे आप खुद गए हैं। इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या? ओरिजिन पे जाके वहाँ से कलेक्ट किया जाता है ये डाटा। अब मेथड्स क्या हैं इसके, तरीके क्या हैं इसको कलेक्ट करने के? इसके तरीके हैं, फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आप ना किसी पर्टिकुलर प्लेस से या पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे आपका एग्जांपल दिया था कि जैसे केरल स्टेट है, उसके अंदर आप ना टेम्पल की रिसर्च कर रहे हैं कि टोटल कितने टेम्पल हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं? पहला है आप उस प्लेस पे जाके पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं वहाँ पे पर्सनल जाके। दूसरा होता है मेलिंग मेथड। मेलिंग क्या होता है? आप ना जैसे आपकी कोई पर्टिकुलर वहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं या कोई आपके रिलेटिव रहते हैं, उनसे आप मेल करके पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चन कि कितने आपके आसपास कितने टेम्पल हैं, ठीक, उनकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। और तीसरा होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोन में आप टेलीफोन पे पूछ सकते हैं सीधे डायरेक्ट फ़ोन करके। फिर होता है इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट क्या होता है? आप किसी तीसरे आदमी से, आपका जो फ्रेंड है वहाँ आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप वहाँ के लोगों से पूछो, जो स्थानीय आदमी हैं आपने। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट में क्या आएगा इसमें आता है? इनडायरेक्ट में आता है कि आपने किसी आदमी से, आपके फ्रेंड से कहा कि आप वहाँ उस टेम्पल पे जाओ और वहाँ के स्थानीय लोगों से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके उसको दो। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। एक तो होता है डायरेक्ट। इसका मतलब क्या? क्वेश्चनेयर से जो जिसको क्वेश्चन का आंसर देना है उससे आपने डायरेक्ट पूछा नहीं, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, फ्रेंड से बोला कि आप वहाँ पे जाओ पर्टिकुलर प्लेस पे। क्या कि आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को बोला, फ्रेंड से ये कहा कि आप वहाँ स्थानीय लोगों से पूछताछ करके उसको बताओ, आपको बताएगा। फिर वो ये होता है इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। फिर है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। लोकल सोर्स क्या होता है? आप वहाँ पे गए हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और वहाँ पे आपने लोकल सोर्स से पूछा। लोकल्स का मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ की। इन्यूमरेटर्स मेथड। इन्यूमरेटर होता है कि आपके साथ जो जाता है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च है, आपके साथ जो रिसर्चर हैं उनको साथ में लेके गए, तो आप अलग अलग आपने एरिया डिवाइड कर लिया, तो वहाँ से जो कलेक्शन करके लाते हैं। इन्यूमरेटर होता है बीच का एक पर्सन जो उन लोगों से बातें करता है और आपको डाटा प्रोवाइड कराता है। ये है आपका प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंड हैंड डाटा। इसका मतलब पहले वो डाटा कलेक्ट किया जा चुका है, आप उस डाटा को यूज कर रहे हैं, ये होता है सेकेंडरी। इट रेफर टू कलेक्शन ऑफ डाटा सेम एजेंसी विच ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा एंड प्रोसेस्ड। किसी ने पहली बार डाटा कलेक्ट कर लिया है और अब दोबारा डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उसका डाटा यूज करते हैं, वो होता है सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जांपल किसी ने फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया, प्राइमरी डाटा लिया और उसको अपनी बुक्स में पब्लिश किया, आपने उसकी बुक्स से डाटा लिया, वो होता है सेकेंडरी डाटा।
पॉइंट्स डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में और सेकेंडरी डाटा में क्या क्या डिफरेंस होता है? एक तो होता है एक्यूरेसी का, ओरिजिनलिटी का और कॉस्ट का। फिर होता है फोर्थ पॉइंट आपका नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन की जरूरत किस में ज़्यादा पड़ती है? ये अपने डिफरेंस हैं। फोर डिफरेंस है मीनिंग। पहले मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी जैसा कि फर्स्ट हैंड डाटा, जैसे कि नाम से ही पता है। सेकेंडरी सेकेंड हैंड डाटा, पहले किसी ने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर है जो डाटा होता है, प्राइमरी डाटा होता है वो रियल टाइम डाटा होता है, ये पास्ट डाटा होता है। इसका मतलब आप उसी प्रेजेंट टाइम पे जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। ये पहले किसी ने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यूज कर रहे हैं। प्रोसेस वेरी इन्वॉल्व, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें। क्विक एंड ईजी, इसमें क्या है? इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी डाटा में तो आप इन्वॉल्व हुए, इन्वॉल्व का मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे गए हैं, वो सिचुएशन देखी है आपने। और जो सेकेंडरी डाटा वो इजी है, क्विक एंड इजी। इसका मतलब पहले से डाटा कलेक्ट हुआ था, आपने सिर्फ उसको यूज कर लिया। सोर्स, इसकी प्राइमरी के सोर्स क्या हैं? जैसे सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनियर, पर्सनल इंटरव्यू, ये वहाँ पे जाके आपने एक्सपीरियंस लिया है या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब वहाँ जाके देखा है, पूछताछ की है, क्वेश्चन पूछे हैं, ये उसके सोर्स हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है न्यूज़पेपर से उठा लिया आपने, किसी जर्नल से, इंटरनल रिकॉर्ड से, बुक से, तो ये सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है। कॉस्ट, इसका मतलब इसकी तो एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है। एक्सपेंसिव का मतलब है कि जो आप वहाँ पे जाके आएंगे खुद, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चीली होती है, ये सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि आपने बुक से ही उठाया है या किसी इंटरनेट से उठाया है। कलेक्शन टाइम, इसमें तो लंबा टाइम लगता है, लंबा प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ता है, खर्चा होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, पैसा वेस्ट होता है। ठीक। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें वेरी शॉर्ट टाइम लगता है। ठीक। इसमें टाइम बहुत कम लगता है। इसमें स्पेसिफिक, इसमें क्या ऑलवेज स्पेसिफिक टू रिसर्चर नीड्स। यदि प्राइमरी डाटा ट्रस्टफुल होता है, इसमें हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि रिसर्चर ने वहाँ खुद जाके डाटा कलेक्ट किया है, उसने अपनी आंखों से देखा है, रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन ये ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं होता, मे और मे नॉट स्पेसिफिक टू रिसर्चर नीड्स। क्या होता है? रिसर्चर्स की नीड्स को कंप्लीट करें या ना करें। एक्यूरेसी एंड रिलायबल, ये मोर रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। ये रिलेटिवली लेस होता है। देखो विश्वसनीय तो होता है क्योंकि इससे पहले किसी ने ये कलेक्ट किया है, विश्वसनीय है, बट लेस देन प्राइमरी डाटा, उससे ये कम होता है। अब आते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी डाटा के सोर्स क्या क्या हैं? सेकेंडरी डाटा का सोर्स होता है जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। ठीक है। पब्लिकेशन क्या होता है? जो रिपोर्ट छपती है गवर्नमेंट, जैसे अपने कामों की रिपोर्ट छापती है हर साल, या गवर्नमेंट मैगजीन्स आती हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ठीक, रिपोर्ट्स एंड जर्नल, कमीशंस, प्राइवेट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन एसोसिएशन, इंटरनल पब्लिकेशन, ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब पहले किसी ने छाप दिए हैं, प्रिंट कर दिए जा चुके हैं, पहले डाटा कलेक्शन हो चुका है, आपने रिसर्चर ने या आपने सिर्फ उसको यूज किया है वहाँ से। फिर होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड का मतलब जो छापे नहीं गए हैं, आपने किसी से पूछा है, जैसे वेबसाइट से ले लिया या इंटरनेट से उठा लिया। अब आता है जैसे प्राइमरी डाटा होता है, जो प्राइमरी डाटा में जब आप डाटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, आपको क्वेश्चनेयर की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चनेयर क्या होता है? आपने क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं वहाँ पे जाके। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे आप क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो ज़्यादा लंबा आंसर हो जाता है, तो लोग आंसर नहीं दे पाते उसके, कई बार समझ में नहीं आता उनकी, तो वो रिसर्च में डिफ़िकल्टी करते हैं। तो इसलिए मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि हमारे क्वेश्चन जब भी हम पूछेंगे अपनी रिसर्च के दौरान, तो वो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। मेन पॉइंट्स थे इसमें। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन एंड पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले आपको उस आदमी को बताना है कि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर क्यों चाहिए, आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंसर वैसे नहीं दे सकता या नहीं बताएगा आपको, जैसे सीधे जाते आप प्रश्न पूछने लग जाएंगे। नहीं, पहले आपको बताना है कि हम ये टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, इस कॉलेज या स्कूल से हैं और इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर क्या? रीजनेबल नंबर क्वेश्चन है, उसमें ना फिक्स क्वेश्चन होने चाहिए। 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 20 है। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर। छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि उनकी समझ में आ सके। क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली। आपको ऐसा होना चाहिए जो रेंज होता है, पहले क्वेश्चन कौन सा पूछना है, सेकंड पे कौन सा पूछना है, थर्ड पे कौन सा, फिर कौन सा पूछना है, लास्ट में कौन सा पूछना है। ऐसा नहीं कि मिक्सअप करें, आपको ना पूरा एक शेड्यूल बनाना है। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर। आपकी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर
स्पेस फॉर आंसर, आंसर के लिए स्पेस होना चाहिए उसके पास, यस नो में देना है या किस प्रकार देना। क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट टू इन्वेस्टिगेशन, आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप टेम्पल पे रिसर्च करते हो, टेम्पल के क्वेश्चन पूछने हैं, कहीं आपको हॉस्पिटल के क्वेश्चन पूछने लग जाएं। फिर होता है पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने आपने। कहीं पूछे कि हाँ आप बताओ कितनी जॉब करते हैं, बेरोजगार हो कि रोजगार हो, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछने आपने जो पर्सनल, इसका मतलब आपको झगड़ा होता है कि नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने ताकि आदमी हिचकिचाए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देते हुए। कभी भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने उनसे। अवॉइड क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना जो जिसे मैथ की कैलकुलेशन हो जाए, पहले से वो मैथ से बचते हैं और फिर आप कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछ लें या कहें कि मीन निकाल के दिखाओ, मीडियन निकाल के दिखाओ, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने आपने। क्रॉस वेरिफिकेशन के क्वेश्चन पूछने हैं ताकि वो भी आंसर पूछे, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब होता है जब आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सामने वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो उनके आपके पास आंसर होने चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगियस, एम्बिगियस होता है डिफिकल्ट या जिनका आंसर देने में डिफिकल्टी महसूस हो। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव लाइक डोंट यू, ठीक है, ऐसे वर्ड नहीं यूज करने हैं आपने। जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया है, शेड्यूल बनाया है 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, तो उसमें डोंट यू वर्ड्स नहीं आने चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, डबल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव आंसर, अल्टरनेट आंसर नहीं आना चाहिए। आपको वही ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो सीधे तौर पे आपके आंसर मिले, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेट क्वेश्चन होते हैं, अल्टरनेट में फंस जाता है वो क्वेश्चन हो गए तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। तो आपको ना सीधे तौर पे वही आंसर पूछने हैं जिनका सीधा आंसर हो। एक होता है पायलट सर्वे, सर्वे क्या होता है जिसमें ना हम प्रत्येक आदमी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जो जनगणना होती है सर्वे मेथड से होती है। सर्वे होता है 10 साल के बाद होता है, 2011 में हुई थी, 2021 में होगी, 2021 में होगी, 10 साल के बाद जो सर्वे होता है, तो उसमें ना सर्वे बोला जाता है। पायलट सर्वे इज ए प्रीलिमिनरी सर्वे यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन प्रियर टू कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन ए लार्जर स्केल। देखो पायलट सर्वे क्या होता है, जब भी हम कोई सर्वे करते हैं उससे पहले ना थोड़ा डेमो करके देखते हैं, कुछ लोगों पे अप्लाई करके देखते हैं कि वो जैसे आपने ना कोई सर्वे करना है, किसी विलेज का, पूरे विलेज का सर्वे करना है, उससे पहले आपने ना पायलट सर्वे करना पड़ेगा। पायलट सर्वे क्या होता है, पहले ना 100 आदमी पकड़े आपने या 10 आदमियों से वही क्वेश्चन पूछ के देखे, उनके रिस्पॉन्स कैसे आते हैं, तब जाके आप फाइनल सर्वे करेंगे। पहले आप ना अप्लाई करके देखेंगे, कुछ लोगों पे अप्लाई करके देखता, वो होता है पायलट सर्वे। सबसे पहले जैसे कुछ भी चीज़ होती है तो पहले कुछ पे अप्लाई करके देखी जाती है, तो वो होता है पायलट सर्वे कि उस पर जैसे रिस्पॉन्स कैसा आता है ताकि आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सके। फिर होता है, फिर इसमें ना 2 वो आते हैं, तो सैम्पलिंग के द्वारा होता है सर्वे। सर्वे क्या होता है, एक एक आदमी से पूछना, एक एक आदमी से कैसे, किसी गांव में गए, जितनी पॉपुलेशन है एक एक पर्टिकुलर एक एक आदमी से पूछा आपने, ठीक, वो होता है सर्वे मेथड। सैंपल क्या होता है, आपने सभी से नहीं पूछना, सभी से का मतलब कुछ लोगों से जाके पूछ लिया, कुछ मेन आदमी थे जो पूरी पॉपुलेशन को जो मेन आदमी थे उनसे पूछ लिया, वो होता है सैंपल। सैंपल क्या होता है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड्स, किसी पर्टिकुलर गुड्स का वो स्मॉल अमाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स एज ए होल, वो छोटा सा पार्ट जो पूरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी पॉपुलेशन का वो छोटा सा पार्ट जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जैसे ना जैसे ना लेडीज़ जैसे चावल बनाती हैं, तो उस टाइम पे ना कुछ थोड़े से चावल निकाल के ये देख लेते हैं कि सारे चावल पके हैं या कच्चे रहते हैं, तो वो होता है सैंपल। जैसे बोरी है उसमें से थोड़ी सी चीनी निकाल के देख ली, हाँ भाई ये है, तो वो जो बाकी सारी ऐसी होगी, तो वो जो पार्ट होता है, जो छोटा सा पार्ट आपने लिया, वो सैंपल कहलाता है, ठीक है। ये इसमें क्या मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के भी मेथड होते हैं कि आप किस प्रकार से सैंपल ले सकते हैं। इसमें आपके रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल, रिस्ट्रिक्टेड, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टेमेटिक, ठीक। अब फिर होता है मल्टीपल और क्लस्टर सैम्पलिंग, इसमें भी है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब देखो ये क्या होते हैं सैंपल, ये ना तरीके हैं, मेथड हैं ये सैंपल कलेक्ट करने के। जैसे रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि भाई सारी चीज़ें रखी हुई है, उसमें से रैंडमली उठा लिया। रैंडमली का मतलब जैसे चीनी की बोरी भरी है, उसमें कहीं से भी निकाल ली चीनी, वो होता है रैंडमली। जैसे ना क्लास में 40 बच्चे बैठे, एक बच्चे को उठा लिया, 2 बच्चों को उठा लिया, वो किसी भी तरीके से रैंडमली का मतलब किसी का भी नंबर आ सकता है, वो होता है रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है सिंपल और रैंडम सैम्पलिंग
अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, देखो ये स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप बना लिया जाता है, सिस्टेमेटिक में 1 2 ये तरीके होते हैं सैंपल चूज करने के कि हम किस प्रकार से वो चूज कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप बनाते हैं, सिस्टेमेटिक में कुछ हम अंकों के साथ लेते हैं, ठीक। नॉन रैंडम में है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में है जजमेंट सैम्पलिंग। कोटा, कोटा का मतलब है कि हम कुछ फिक्स कर देते हैं कि भाई इसमें से सैंपल उठाना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ना उसकी वैरायटी अलग अलग होती है, चीज़ एक है लेकिन वैरायटी अलग अलग है, तो हम ना एक ही वैरायटी को नहीं लेंगे, सभी वैरायटी को देखेंगे। जैसे आप ना शॉप्स पे दाल लेने के लिए गए, तो दाल ना 5 प्रकार, एक चने की दाल है वो 5 वैरायटी में आई हुई है, तो आप ना 5 वैरायटी के सैंपल लेंगे। तो उसमें होता है कोटा सैंपलिंग। कन्वीनियंस होता है पर्पज के हिसाब से कि आपकी ना कन्वीनियंस कैसी है। पर्पज और कन्वीनियंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पर्पज में तो होता है पर्पज के हिसाब से, कन्वीनियंस में होता है आप अपनी इच्छा के अनुसार, पर्पज के हिसाब से नहीं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वही सैंपल उठाएंगे, ठीक। फिर होता है सेंसस सर्वे। सेंसस में क्या होता है, प्रत्येक यूनिट्स को आपने एक एक करके कलेक्ट किया है, सैंपल में थोड़े बहुत सैंपल उठाया है। फिर इसमें क्या सेंसस और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें तो सभी को एक एक यूनिट को उठाएंगे, एक एक यूनिट को चेक करेंगे। इसमें सिर्फ कुछ यूनिट्स को लिया जाता है जो सारी को रिप्रेजेंट करे। इसमें क्या है, कंप्लीट लिया जाता है, इसमें पार्सल, पार्सल का मतलब थोड़ा सा हिस्सा। ईच एंड एवरी यूनिट पॉपुलेशन, इसमें क्या ओनली सम यूनिट्स आर टेकन। टाइम रिक्वायर्ड, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो एक गाँव की जनसंख्या का सेंसर लेना है तो एक एक आदमी को कलेक्ट करना, और इट्स लेकिन सैंपल क्या फास्ट प्रोसेस है, एक्सपेंसिव, महंगी है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंसिव है, ये इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ती है थोड़ी, रिलायबल, इस पर पूरा विश्वास किया जाता है क्योंकि एक एक यूनिट इसमें चेक की है, इसमें कम रिलायबल है ये। नोट प्रेजेंट, इसमें क्या कमियां, इसमें कमियां नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर इसमें कमियां मिलेंगी। अप्रोप्रिएट फॉर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर, ये कब यूज होता है, अपना जो सेंसस मेथड है उस टाइम पे यूज करना चाहिए जब सारी यूनिट्स अलग अलग हो। और सैंपल कब लेना चाहिए, जब सारी यूनिट्स एक जैसी हो। फिर इसमें क्या होता है, सैंपल और सैंपल जब हम लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कमियां रह जाती है, एरर्स हैं, कमियां रह जाती हैं। दो प्रकार की, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स में बायड एरर और अनबायस्ड एरर्स। नॉन सैम्पलिंग में क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग में डाटा एक्यूरेशन में ये क्या होता है, जब हम सैंपल लेते हैं, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बताया था उस पर क्लास में कि जब आप ना कोई सैंपल लेते हैं, जैसे बोरी में से कुछ फ्रूट्स लेते हैं, आपने ना ऊपर से देखा अच्छे थे, घर लेके आए देखा कि बीच में तो डिस्ट्रॉयड फ्रूट्स थे, ठीक है। तो उस टाइम पे सैम्पलिंग, इसका मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से सैम्पलिंग लेनी नहीं आई, तो उसमें ना कुछ कमियां रह जाती है सैंपल लेते टाइम पे। तो उसमें इसने बताया कि किस प्रकार की कमियां रहती हैं। सेंसस ऑफ इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब इसने बताया कि जो जनगणना होती है आपकी पूरे इंडिया की, जो काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की हर 10 साल के बाद, उसमें बताया कि उसमें ना एक एक यूनिट्स एक एक आदमी से पूछा जाता है, तब जाके टोटल काउंटिंग की जाती है। एनएसएस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन लेता है ये जो सैंपल लिया जाता है। तो इसमें इसने बताया कि क्यों जरूरत होती है इसकी पॉपुलेशन की। इससे क्या पता लगता है, देखो इससे पता लगता है ग्रोथ रेट का, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का मतलब है कि कितने बच्चे हैं, कितने 60+ है अपनी जनसंख्या में, कितने जॉब पे लगे हुए हैं, कितने बेरोजगार, इससे पता लगता है। तीसरा पता लगता है डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब दिल्ली में तो 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, ठीक है, और गाँव में 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, वो होता है डेंसिटी। प्रोजेक्शन, कंपोजिशन एंड लिटरेसी, पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है। देयर आर यूज्ड टू बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पज, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, प्लानिंग बनाती है, उसके लिए हमें डाटा की आवश्यकता पड़ती है। सेंसस और सर्वे के लिए जो डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है, ठीक स्टूडेंट्स। इफ़ यू एनी क्वेश्चन और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड thanks to all students who cooperate me to prepare this video. Okay, thank you students. Okay.